श्री गणेशाय नमः। जय माँ बगलामुखी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि विधान ज्योतिष राशिफल में। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष विषय पर। आज का विषय हमारा है पंचक विचार। सनातन धर्म में पंचक का विशेष महत्व है। हम अपन सब लोग पंचक को मानते हैं और पंचक के संबंध में कुछ हमारे मन में भ्रांतियां भी हैं। पंचक से हम लोग डरते भी हैं। पंचक में बहुत सारे कार्य वर्जित हैं जो नहीं करना चाहिए और पंचक में कुछ काम करने भी चाहिए। शास्त्रों का आदेश है कि उनको करना चाहिए। बाकी लौकिक समाज में और एक दूसरे के संपर्क में आके पंचक को हमने भयावह बना रखा है। पंचक ये नहीं करना है, पंचक ये काम नहीं करना है, पंचक में हम ये नहीं कर सकते। इस प्रकार से अन्य जो हमारे मन में डर है उस डर को समाप्त करना है और पंचक का वास्तविक ज्ञान हमको होना चाहिए कि पंचक कब लगते हैं, कितने समय रहते हैं, इनमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और कभी कोई काम करना भी पड़ा तो उसका भी निवारण होना चाहिए। विशेष रूप से हम यही बात करते हैं सबसे पहले कि पंचक का समय कब होता है, पंचक लगते कब है। आज इसी बात पर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यही बात करते हैं हम, पंचक हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 ही नक्षत्रों में से अंतिम 5 नक्षत्र, यूं कहें कि 23वें नक्षत्र से पंचक आरंभ होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक प्रारंभ होते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के भी 4 चरणों में से 2 चरण व्यतीत होने के बाद, प्रथम 2 चरण व्यतीत होने के बाद अंतिम 2 चरण यानी कि तीसरे और चौथे चरण से पंचक प्रारंभ होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, उसके बाद जो है सद्विषा नक्षत्र के 4 चरण, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये 5 नक्षत्र हो गए। 5 नक्षत्रों के 4-4 चरण लेते हैं तो 20 चरण होते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण छोड़ना है, उसके बाद का जो समय है वो पंचक काल कहलाता है। तो इस प्रकार 18 चरण, यानी कि सीधे शब्दों में कहें हम तो 4.5 नक्षत्र का जो समय होता है वह समय पंचक काल हमारा कहलाता है। धनिष्ठा के 2 चरण छोड़ने के बाद सद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो है 5 नक्षत्र के हैं। इनके 18 चरण हैं। 18 चरण और 4.5 नक्षत्र, ये हमारा काल जो होता है पंचक काल कहलाता है। और यदि गहराई में जाएं या एक तरीका और भी पंचक जानने का है तो हमारा जो चंद्रमा का गोचर है वह कुंभ राशि और मीन राशि में होता है, उस समय भी जो है पंचक होते हैं। और यह समय एक ही होता है जब चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ हो और मीन तक पहुंचता है, और इधर जो है धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक लगते हैं। ये समय दोनों का एक ही हमेशा मिलता है। और वैसे चंद्रमा का जो गोचर है वो 2 दिन और कुछ समय के लगभग एक राशि में रहता है। ज्योतिष की भाषा में हम लोग, हमारी सामान्य भाषा में यदि कहें तो 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में गोचर करते हैं। तो कुंभ और मीन दोनों राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो लगभग 4.5 दिन या 5 दिन का समय होता है, और इतना ही समय हमारे नक्षत्रों के हिसाब से होता है। विशेष तौर से बड़ा मोटे तौर पर 5 दिन हमारा पंचक काल कहलाता है। और मेरे स्वयं के ज्ञान अनुसार शायद इसीलिए इसको पंचक कहा गया है, क्योंकि यह 5 दिन तक रहता है। अब पंचक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सा पंचक किस दिन प्रारंभ होता है तो क्या कहलाता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। पंचक भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। यदि रविवार के दिन पंचक प्रारंभ हो तो वह रोग पंचक कहलाते हैं। जब भी पंचक प्रारंभ हो रहे हैं उस दिन यदि रविवार है तो वह रोग पंचक होते हैं। और यदि सोमवार के दिन पंचक प्रारंभ हो तो वह पंचक राज पंचक कहलाते हैं। राजकाज के कोई कार्य उसमें होते हैं तो उनमें सफलता मिलती है और राज पंचक कहलाते हैं।
और मंगलवार के दिन यदि पंचक प्रारंभ होते हैं तो मंगलवार के दिन के पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं। उनमें यदि आगजनी वगैरह इस तरह की घटनाएं होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा प्रभावी होती है, वो आग फैलने वाली होती है। तो इस प्रकार जो है पंचक वो अग्नि पंचक कहलाते हैं मंगलवार के दिन के पंचक। और शुक्रवार के दिन यदि पंचक प्रारंभ हो तो यह पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। शुक्रवार के दिन पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, चोर पंचक कहलाएंगे। और इन दिनों में यदि कोई वस्तु आपकी चोरी हो गई है या चोरी होना प्रारंभ हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, चोरी वाहन इत्यादि हो गया, तो वह मिलना असंभव है, क्योंकि वह पंचक में प्रारंभ हुआ। चोर पंचक के समय जो है चोरी हुई है तो वो मिलना असंभव है, और अन्य चोरी भी हो सकती है। और एक विशेष शनिवार को जो पंचक लगते हैं वह पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। शनिवार के दिन के पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक और चोर पंचक और जो है मृत्यु पंचक, ये 5 प्रकार के पंचक होते हैं। और मैंने आपको पांचों के वार आप अलग अलग बताए। अब हमको जो है पंचक का समय जान लिया है, पंचक के प्रकार जान लिए, पर पंचक में क्या क्या कार्य वर्जित हैं जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे जो है कार्य हैं वो हम दैनिक जीवन में करते हैं और करते आ रहे हैं, करना चाहिए। पर विशेष रूप से जिन कामों की शास्त्रों में मनाही है कि इनको नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। उन कामों में सबसे प्रथम काम जो है हमारा कि पंचक चल रहे हो तो पंचक के समय हमें दक्षिण की यात्रा कदापि नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक में उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है घर की छत, घर पे जो छत डालते हैं या लेंटर की बनाते हैं वर्तमान समय में, तो घर का जो छत है वह पुराने ज़माने में तो घास फूस की छत बनाते थे, घर का आच्छादन होता था घास से, तो वह नहीं करना चाहिए। पर वर्तमान में भी जैसे हम लेंटर की छत बनाते हैं, लेंटर इत्यादि खम्भ वगैरह भरते हैं और ऊपर से छत डालते हैं, तो पंचक के समय में विशेष रूप से छत का नहीं डालना चाहिए। तीसरा, घर में जो है लकड़ी का संग्रहण, घर के अंदर लकड़ी का संग्रहण, जो जलाऊ लकड़ी होती हैं वो घर के अंदर लोग लेकर के खरीद करके ला करके जमा दे हैं। और जैसे बरसात का मौसम है तो 2-3 महीनों 4 महीनों के लिए जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होना है वह ला करके जमाते हैं और फिर उसको 4 महीना उपयोग करते हैं। तो जो लकड़ी का संग्रहण होता है वह आपको नहीं करना है। और लकड़ी की बजाय वर्तमान में हम ये मान लें कि ईंधन के रूप में यदि कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं तो उसका संग्रहण भी हमें पंचक के समय नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है कि जो गौ माता की सेवा करते हैं या अन्य जैसे आपके घर में कोई दुधारू पशु है उनके लिए घास चारा इत्यादि आप रखते हैं बरसात के मौसम के लिए या पूरे साल उनको खिलाने के लिए, तो उसका भी आप संग्रहण करते हैं, उसको भी अंदर जमाते हैं और व्यवस्थित रखते हैं ताकि खराब ना हो, गीला ना हो। तो वह संग्रहण भी हमको जो है घास चारा इत्यादि का संग्रहण पंचक में कदापि नहीं करना चाहिए। और जो है लकड़ी से संबंधित या घास चारे से संबंधित जैसे बांस और इत्यादि चीज़ें हैं, इनका भी जो है संग्रहण बांस काट के घर में लाना ऐसा पंचक के समय नहीं करना चाहिए। बांस होता है ये मोटा होता है पर यह भी घास का ही प्रतिनिधित्व करता है। घास छोटी होती है और ये बांस बड़ा होता है, पर घास परिवार का ही सदस्य बांस कहलाता है, इसलिए इसका भी जो है काट के घर लाना पंचक के समय उचित नहीं है। और एक चारपाई का निर्माण, ये भी लकड़ी की बनी होती थी। पुराने ज़मानों में चारपाई लकड़ी की होती थी और उसमें रस्सी लगा करके उसको बुन करके कंप्लीट करते थे और फिर पंचक के समय में उसको प्रारंभ करना या उस पर आपको बैठना सोना प्रारंभ करना ये कदापि उचित नहीं है, वर्जित बताया है। तो चारपाई का निर्माण नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में हम ये कहें कि अपने फर्नीचर या पलंग वगैरह का निर्माण भी पंचक में हमें नहीं करना चाहिए। बन भी गया है तो आप वहीं रहने दें, पंचक समाप्त हो उसके बाद आप अपने घर लाएं और उसका उपयोग प्रारंभ करें। सोफा इत्यादि फर्नीचर में अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों का विशेष, क्योंकि लकड़ी का ज़्यादा वर्जित बताया है, 2-3 जगह लकड़ी ही काम में आई है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लकड़ी की कोई भी वस्तु हो तो पंचक में अपन ना लें।
पंचक 5 दिन के होते हैं, जैसे ही पूर्ण हो उसके बाद आप उसको घर लाइए और अपना उपयोग करिए। और विशेष करके जो है कोई चीज़ें ऐसी है कि जैसे पंचक है फिर भी आपको करना अनिवार्य है। मान लो दक्षिण दिशा की यात्रा है और आज पंचक लगे और आज आपको विशेष कार्य है, आज जाना ही है, ऐसा तो नहीं कि इसी कार्य के लिए 5 दिन रुकेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपका जाना जरूरी है तो आप चले जाइए। बाकी वहाँ कम से कम रात्रि ना विश्राम करें, सुबह जाएं, शाम को वापस अपने घर आ जाएं, प्रभु के दर्शन करके यात्रा प्रारंभ करें, तो पंचक का जो है आपको दोष नहीं होगा। जैसे कभी पंचक में ध्यान नहीं रहा और आप लोगों ने आपके मकान की छत इत्यादि का कार्य प्रारंभ कर दिया, छत भरवा दी है, तो उसमें से थोड़ा सा एक कोना तोड़ करके आप नीचे डाल दें और थोड़ा सा वापस से 1-2 इंची का कोना वापस से भरवा दें। इससे जो है दोष का परिहार होगा। और जो आपके यहाँ काम करने वाले, जो छत भरने वाले आपके मिस्त्री हैं, लेबर हैं, उनका भी आप सम्मान करें और उनको थोड़ा मिठाई इत्यादि खिलाएं, उससे पंचक का निवारण होता है। और एक विशेष जो बताया है कि पंचक में सौदाह उचित नहीं बताया है, पर यह स्थिति बड़ी ही विडंबना की है कि यदि पंचक 5 दिन के होते हैं और 5 दिन में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या शव को 5 दिन तक रखा जाए, 5 दिन बाद उसका दाह संस्कार किया जाए? यह तो उचित नहीं है। वर्जित तो बताया है, पर यदि पंचक में मृत्यु होती है तो जिसका जो शव है उसका दाह संस्कार हो, उसके साथ 4 पुतले बना करके उसके साथ जो है मृत्यु शैया पे रखे जाएं, ताकि उनका भी दाह संस्कार हो। कहीं कहीं 4 पुतले का वर्णन है, कहीं 5 का है, कहीं की जगह जो है आटे के पुतले बनाकर रखने का है, कई जगह जो है अपने कुशा के पुतले बनाकर भी आप रख सकते हैं, जिससे 5 व्यक्तियों का दाह संस्कार एक साथ हुआ, ऐसा मान्यता में आता है, ताकि फिर उस मृत्यु के बाद उस गांव में, उस परिवार में अन्य मृत्यु ना हो, इसलिए इसका निवारण किया जाता है। ऐसे जो है निवारण भी उसका बताया गया है। ये निवारण जरूरी भी है, करना चाहिए। और वैसे पंचक में इन जो मैंने बताया, इनके सिवा अन्य चीज़ें जो हैं, अन्य जो मुहूर्त है, अन्य जो काम है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, वो आप करें। और कुछ जाने अनजाने में यदि आपसे पंचक में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं तो उनके लिए निवारण है, वो निवारण करें। और सबसे बड़ा है कि भगवान की भक्ति करें, प्रभु का स्मरण करें, उनका दर्शन करें, उसके बाद ही आप हर कार्य को करें। इससे आपके सब कार्यों में मंगल, सुमंगल और अच्छा होगा। माँ बगलामुखी के नाम का एक दीपक आप अपने घर पर अवश्य लगाएं, जिससे आपके परिवार में आनंद एवं मंगल की बरसात हुई, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक विशेष आपसे निवेदन है कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ बगलामुखी लिखें। इससे आने वाले जो वीडियो बनाएंगे हम, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, उनकी सूचना आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देखें और लाभ प्राप्त करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय माँ बगलामुखी। पंडित प्रमोद चतुर्वेदी, MA संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माँ बगलामुखी के नगर नलखेड़ा से। जय माँ बगलामुखी।